गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी, और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं हम। और हाइड्रोस्फीयर में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था महासागरीय उच्चावच के बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें हमने क्या देखा था कि महासागरों में कौन कौन सी ऊंची और नीची स्थिति पाई जाती है। यानी कि जैसे ही समुद्र तल के बाद जो महासागर के नीचे वाला हिस्सा है उसको महासागरीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके नीचे वाला जो हिस्सा है फिर उसको महासागरीय मग्न ढाल के रूप में जाना जाता है। और फिर गहन सागरीय मैदान और महासागरीय चबूतरों के साथ साथ महासागरीय गर्तों का भी स्थान पाया जाता है। उन सभी की हमने स्थिति देख ली थी पिछली कक्षा में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे महासागरीय तापमान को। जिस तरीके से हमने धरातलीय तापमान को या वायुमंडलीय तापमान को देखा था, उसी तरीके से हम महासागरीय तापमान को भी आज की इस कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं महासागरीय तापमान को। देखिए, महासागरीय तापमान जिस तरीके से पृथ्वी पर तापमान पाया जाता है उसी तरीके से महासागरीय तापमान भी पाया जाता है। चूँकि महासागर गहरे भाग होते हैं इसलिए तापमान की विभिन्नताएं इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, महासागरीय तापमान। महासागरीय जल के तापमान का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में अगर पूछा जाए कि तापमान का स्रोत क्या होगा, तो उन सब में तापमान का एकमात्र स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। इसके अतिरिक्त भूगर्भ का ताप और आंतरिक चट्टानों का दबाव भी सागरीय तापमान को प्रभावित करता है। भूगर्भीय ताप और सागरीय तापमान और आंतरिक चट्टानों का दबाव भी तापमान को प्रभावित करता है। तो अगर इनडायरेक्टली रूप में देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाए, तो भूगर्भ का ताप भी सूर्य के कारण ही होता है, जो आंतरिक ऊष्मा के रूप में धरातल के भूगर्भ में जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर प्रमुख स्रोत पूछ लिया जाए तो प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त पूछा जाए तो भूगर्भ का ताप और चट्टानों का दबाव भी सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से होते हैं। इसके आगे देखते हैं, जल और स्थल के तापमान के संबंध में पाई जाने वाली कुछ विभिन्नताएं होती है। इन विभिन्नताओं को हालांकि हमने पिछली बार पढ़ लिया था, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने इनका अध्ययन किया है। जब मैंने आपको पढ़ाया था स्थलीय तापमान और वायुमंडलीय तापमान, तब मैंने बताया था, जब हमने कुछ पवनें पढ़ी थी तो देखा था स्थलीय समीर जलीय समीर के अंतर्गत कि जल का जो तापमान होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है अपेक्षा स्थल के तापमान की। स्थल जल्दी से बढ़ता है, जल्दी से तापमान, और जल्दी उसका घटता है। तो इन चीज़ों को हमने देखा था, उसी को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि जल और स्थल के तापमान में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जल की अपेक्षा थल का घनत्व 2.5 गुना होता है। घनत्व यानी कि कणों का पास पास होना। घनत्व किसको कहते हैं? कणों का पास पास होना, कि जितने ज़्यादा कण जिसके पास होंगे उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। इसके अलावा जिसके कण जितने दूर दूर होंगे उसका घनत्व उतना ही कम पाया जाएगा। तो जल के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इस वजह से जल का घनत्व कम पाया जाता है और थल का घनत्व अधिक पाया जाता है, इस थल का। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है कि थल का घनत्व जल की अपेक्षा थल का घनत्व 2.5 गुना अधिक पाया जाता है। इसी कारण जल की अपेक्षा थल अधिक तापमान ग्रहण करता है और शीघ्रता से गर्म हो जाता है। ये इसके पीछे रीज़न है। यानी कि जो स्थल खंड है वो जल्दी तापमान ग्रहण करता है और जल्दी ही क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसके बाद देखिए, थलीय भाग जो है यानी कि स्थलीय भाग स्थिर होता है, जबकि जल कैसा होता है? गतिशील होता है, जिस कारण जलीय क्षेत्रों में तापमान का स्थानांतरण होता है, जबकि स्थलीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। रीज़न देखिए, बिल्कुल साफ है, आपको समझ में आ गई होगी बात। जल जो है एक गतिमान राशि है और महासागरीय धाराएं चलती है। यह ढलान के कारण जल एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचता है।
इसलिए जो जल का तापमान है वो तापमान जल का स्थानांतरित होता रहता है। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, ये समझना इसको, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद ये अफ्रीका है और इधर ये यूरोप है, ठीक है। इसके बीच में ये जो सागर आपको दिखाई देता है, ये जो सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सागर क्या है? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अभी अंध महासागर जो है, इसमें यहाँ जो है बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है, तो दोनों तरफ क्या है? ठंडा तापमान है। जबकि बीच वाला क्षेत्र जो है वो अधिक तापमान ग्रहण करने की वजह से कैसा रहता है? गर्म। तो यहाँ का जल जो है वो गर्म पाया जाएगा। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर धाराएं चलती है, महासागर धाराएं, यहाँ का जल बह करके इधर की तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? जितना गर्म है उससे क्या हो जाएगा? वो ठंडा होने लगेगा। इधर का जल और इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ ठंडा जल है, यहाँ आकर के गर्म होने लगेगा। इसलिए जल का तापमान जो है स्थल की अपेक्षा कम रहता है, क्योंकि ये स्थानांतरित होता रहता है। जबकि स्थल में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ का स्थलखंड है अफ्रीका अमेजन जंगल का, तो यहाँ तापमान अधिक पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब ये बह कर के जा तो सकता नहीं कहीं पर, तो ये इसको सहना पड़ेगा। सूर्य का तापमान ज़्यादा है तो ज़्यादा है, भारत का मरुस्थल है, मरुस्थल में तापमान ज़्यादा है तो ज़्यादा है रहेगा, वो तापमान कम नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि अगर जल है तो नदी के रूप में हो, सागर के रूप में है, महासागर के रूप में है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या है? परिवर्तित, यानी कि स्थान परिवर्तित करता रहता है। इस वजह से जल में इतना तापमान नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे देखते हैं अगली क्या बात है। जलीय भागों में तापमान का जल्दी ह्रास होता है, जिससे जल का कुछ भाग वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जल जो होता है, जल में अगर ज़्यादा तापमान पड़ रहा है तो जल गर्म होने की बजाय क्या होता है? जो भाग जल का जल्दी गर्म होता है, यानी कि ऊपर वाला भाग, अब मान लीजिए हम, ये जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र में हम ऊपर से यहाँ से तापमान दे रहे हैं, इसको ऊपर से तापमान दे रहे हैं, तो ऊपर से तापमान देने की बजाय जो जल की परत ऊपर वाली है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, और वो जल्दी गर्म होकर के क्या हो जाएगी? वाष्प में परिवर्तित होकर के ऊपर चली जाएगी। तो नीचे वाला जो गर्म जल है वो गर्म होने से बच जाएगा, ठीक है। तो जो जल्दी तापमान ग्रहण करेगा वो जल्दी आसमान में चला जाएगा, यानी कि वाष्प बन जाएगा, और वाष्प बन करके चला जाएगा। वाष्प बन करके क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इस वजह से भी जलीय भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जल पर क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है। जल पर किसका निर्माण होता है? बादलों का। थल की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि जो जलीय क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये मैंने अभी आपको बताया, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये अरब हो गया, ये भारत हो गया, और ये भारत के बाद ये इंडोनेशिया वगैरह ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अफ्रीका है, ये हिंद महासागर है। कौन सा है यहाँ पर? हिंद महासागर। ये स्थलीय भाग है, ये एशिया है, ठीक है, स्थल। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा बादल बनेंगे इस एरिया में, जबकि भारत या स्थलीय क्षेत्रों में कम बादलों का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये है कि जल पर ज़्यादा बादलों का निर्माण होता है जलीय क्षेत्रों पर, इसलिए भी जल स्थलों की अपेक्षा कम ताप ग्रहण करते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, जहाँ पर जितने ज़्यादा बादल होंगे, जितनी ज़्यादा मात्रा में बादल जहाँ पर स्थित होंगे, तो बादलों के स्थित होने के कारण सूर्य का जो तापमान है वो पूरा धरातल पर नहीं पहुँच पाता। समझ रहे हैं ना बात? अब मान लीजिए हमारे यहाँ अभी अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन एकदम से बादल आ जाए तो धूप जो है वो छाया में बदल जाएगी ना, तो तापमान नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जहाँ ज़्यादा बादलों का निर्माण होता है वहाँ पर तापमान भी कम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक लास्ट कारण क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट कारण है। वो क्या है कि जल की सतह कांच की तरह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है, जबकि स्थलीय क्षेत्रों में यह गुण नहीं पाया जाता। जल की सतह कांच की तरह, यानी कि
जलीय क्षेत्रों में क्या होता है, जल की जो ऊपरी सतह होती है वो कांच की भांति परावर्तन का कार्य करती है। आपने देखा होगा, अगर हमारे यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है या जलीय क्षेत्र है या घर के बाहर पानी भरा हुआ है, तो कभी देखना आप सूर्य की रोशनी में वो हमारी आंखों के ऊपर चिल्का मारता है, जिसको चिल्का बोलते हैं ना हम, चलका चिल्का जो भी बोलते हैं। या फिर एक कांच रख दीजिए, जो आईना जिसको बोलते हैं हम, उसको रख दीजिए धूप में, तो वो भी हमारे पास ऐसा ही रिफ्लेक्शन मारेगा। तो जल में रिफ्लेक्शन वाला गुण पाया जाता है। वो क्या है, सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिस कारण तापमान ग्रहण नहीं कर पाता, वो ऊपर के ऊपर वापस चली जाती है सूर्य की किरणें, अंदर ये भाग तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए जल अधिक गर्म नहीं हो पाता। जबकि स्थल खंडों में यह गुण नहीं पाया जाता। स्थल खंडीय क्षेत्रों में परावर्तन का गुण नहीं पाया जाता, ऑब्जर्वेशन का गुण पाया जाता है। वो जलीय क्षेत्र को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये बात सारी आपकी समझ में आ गई होगी, चारों पांचों भाग। जल की अपेक्षा थल का घनत्व 2.5 गुना अधिक होता है। इसी कारण जल की अपेक्षा थल अधिक तापमान ग्रहण करता है और शीघ्रता से गर्म हो जाता है। थल स्थिर होता है जबकि जल गतिशील होता है, जिस कारण जलीय क्षेत्रों में तापमान का स्थानांतरण होता रहता है, जबकि स्थलीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। जलीय भागों में तापमान का जल्दी ह्रास हो जाता है, जिससे जल का कुछ भाग वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। जल पर बादलों का निर्माण थल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए भी जल स्थलों की अपेक्षा कम ताप ग्रहण कर पाता है। जल की सतह कांच की तरह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है, जबकि स्थल में ऐसा नहीं पाया जाता। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी आपकी। कल की क्लास में हम देखेंगे महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उन सभी तापमान को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और पढ़ेंगे कल हम महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।